बात कहना चाहती थी कि जो बात चली थी 2 अक्टूबर को हमारे महिलाओं के यहाँ उपस्थिति के बारे में, और इसके साथ ही साथ जो बात मैंने कही थी कि वर्तमान की जो शराब नीति है वो जनहितकारी नहीं है महिलाओं के अंदर, उसके कारण असुरक्षा का बोझ उत्पन्न हो रहा है और नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। और इस पर मेरी आज मैं खोले देती हूँ, उनके नाम नहीं खोल पाऊंगी दिल्ली के और बाकी लोगों के, लेकिन शिवराज जी से खूब लंबे वार्ता होती रही लगातार, और अंत में शिवराज जी ने ही, मैंने कहा कि आप ही इस बारे में बयान दें, इसलिए आपको स्मरण होगा उन्होंने ANI को सिंगल बयान दिया और जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में जितना संभव हो सकेगा वो सुधार कर लेंगे और आगामी वर्ष की शराब नीति में हमारे सभी प्रस्तावों को, परामर्शों को वो शामिल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे क्या लगा जब मैं इसमें आई शराब के विरोध में, तो मुझे लगा कि ये देश की ही व्यापक समस्या है और चूंकि ये विषय राज्य का है इसलिए इस पर केंद्र कोई नीति नहीं बना सकता है सरकार, लेकिन पार्टियां नीति बना सकती हैं। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अपनी अपनी पार्टी की, यदि उनकी सरकारें हैं जैसे भाजपा की हैं अधिकतम, कोई कांग्रेस की हैं या अन्य दलों की हैं, वो अपने अपने राज्यों में नीति बना सकते हैं कि किस प्रकार से एक नियंत्रित शराब नीति हो। मैं पूर्णतः शराबबंदी के लिए कही नहीं कभी, क्योंकि जब मैंने ही नहीं की तो मैं दूसरे को कैसे कह सकती हूँ। लेकिन मैंने शराब पे कंट्रोल कर लिया था पूरी तरह से। उस समय शराब की समस्या थी माफिया और राजस्व की वसूली बहुत कम थी शराब से, उस समय तो 900 करोड़ के करीब थी। आज वो बहुत बड़ी पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ पर है, मध्य प्रदेश में 14 से 15,000 करोड़ पर है। किसी सरकार की अर्थव्यवस्था को चलाने का आर्थिक अधिष्ठान शराब से आई हुई कमाई बन जाए, ये घातक है। इसके अंदर बहुत बड़ी चेतावनी छिपी हुई है और इसलिए हमें राजस्व के अन्य विकल्प ढूंढने चाहिए। शराब को हमें आधार बनाने नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर हमारा प्रयास होना चाहिए कि अवैध बिक्री रुके, जहरीली शराब ना हो। तो इस पर तो हमें लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। जिन थानों में बिक्री हो रही उन दरोगाओं को सस्पेंड कर दीजिए। नए लड़के वहाँ पोस्ट करिए जो उत्साह से भरे हुए होते हैं। जहाँ जहाँ, क्योंकि सब ये बॉर्डरिंग जो स्टेट है, मध्य प्रदेश सब तरफ से घिरा हुआ है, तो वहाँ वहाँ आप ऐसे अधिकारियों को पदस्थ करिए जो इस बारे में अपना कर्तव्य परायणता का पालन करें। लेकिन फिर भी मैं इसको मानती हूँ कि पूर्ण शराबबंदी नहीं हो सकती। मेरी दृष्टि में ये पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ, मैं शराब से नफरत करती हूँ और इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं करती। कि लोगों ने कहा कि एक बार एक आंदोलन चला कर्नाटक में, लड़कियां क्यों पीती, मैंने कहा नहीं, मैं लड़का और लड़की दोनों को पीने का निषेध करूंगी, इसमें कोई भेद नहीं होता। लेकिन इसमें एक तो हो सकता है कि जो राजनीतिक दल है, क्योंकि केंद्र सरकार नीति नहीं बना सकती इसके बारे में क्योंकि ये राज्य का विषय है, तो जो बड़ी पार्टियां हैं जो राज्यों में राज कर रही हैं वो क्या कभी ये कहती हैं कि तुम हमें वोट दो हम तुम्हें शराब देंगे? ये तो नहीं कह रही हैं। वो तो कह रही है कि तुम हमें वोट दो हम तुम्हें रोजगार देंगे, रोटी देंगे। तो जब अभी भी हमारे यहाँ नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हुए तो क्या हमने उसमें कहा कि तुम हमें वोट देना हम तुम्हें शराब देंगे? नहीं कहा है हमने, बल्कि हम चुप हो गए। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि हम शराब से आए हुए राजस्व को अपनी अर्थनीति का मूल आधार न बनाएं और उसको एक शक्तिशाली आधार न बनाएं, बल्कि हम इसके लिए दुख माने कि हम जो है हमको लोगों को शराब पिलानी पड़ रही है। नशे में और शराब में यही अंतर है। नशा तो एक चोरी से चल रहा व्यापार है पूरे विश्व में और इसमें वैश्विक स्तर पर भी कार्रवाई हो रही है। कई राज्यों ने तो फांसी के भी प्रावधान कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बहुत कठोर प्रावधान कर दिए। लेकिन शराब सरकार की प्रणाली के द्वारा वितरित हो रही है, उस पर नियंत्रण करना तो सरकार का ही काम है। और ये बात अंत में जब शिवराज जी ने मेरी बात बहुत से लोगों से हुई, जैसे मैंने नितिन जी से पूछा जब हम हैदराबाद की कार्य समिति में थे कि यातायात नियमों के लिए लिखा है कि शराब पी के गाड़ी चलाना मना है, तो जो हाथों में बैठ कर के शराब पी रहे हैं, जैसे आशिमा मॉल है, उसमें एक फ्लोर पर 300 लोग को पीने की सुविधा है, तो एक बार में 900 लोग पी रहे हैं, 3 फ्लोर है और वो पी के निकल रहे हैं वहां से। तो वो क्या हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं अपने घर पे? कैसे जा रहे हैं? तो वो शराब पी के ही गाड़ी चला रहे हैं ना। लोग खरीदे दुकान से और घर पे ले जाके पिए, और जब वो घर पे ले जाएंगे तो आप जागरूकता अभियान चलाओ। फिर तो माँ है, बहन है, बेटी है, पकड़ लेगी बोतल, वो देखेगी कि ना पीने पावे। लेकिन आप यहीं से बिठा के उसको पिला करके भेज दोगे तो या तो मरेगा या मारेगा, और जहाँ से निकलेगा असुरक्षा का वातावरण पैदा करता जाएगा। इसलिए ये सारी बातें मेरी हुई और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें कि मेरी आस्था रहती है। जैसे हमारे चुनाव हारने के बाद में भी 93 का जो हम विधानसभा का चुनाव हार गए थे, उत्तर प्रदेश तक हार गए थे 6 दिसंबर की घटना के बाद में,
आपको याद होगा। लेकिन फिर भी हमारे एजेंडे में हमेशा राम जन्मभूमि का मुद्दा रहा, चाहे वो 96 का चुनाव रहा हो चाहे 98 का। लेकिन 99 का एक ऐसा चुनाव हुआ जो कॉमन मिनिमम एजेंडा पे था और जिसमें राम मंदिर नहीं था। वो जो सरकार चली 99 के बाद, क्योंकि हमारे साथ चंद्रबाबू नायडू थे, ममता बनर्जी थे, ये सब लोग थे। और अटल जी ने साफ कहा था कि सरकार चलानी है कि नहीं चलानी पार्टी फैसला करे, और अगर चलानी है तो इन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा तो कुछ मुद्दे इसमें नहीं रह पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई धोखाधड़ी हुई थी, क्लियर राष्ट्रीय कार्य समिति में डिबेट का विषय बनाया गया था उसको। और अंत में हुआ कि नहीं, आप सरकार बनाइए, देश का बहुत भला होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसी के बाद बनी, स्वर्णिम योजनाएं उसके बाद में बनी, मतलब भला ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ, फायदा पहुंचा गया अटल जी दूसरे कार्यकाल में भी। लेकिन हाँ, राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ एक बार नहीं था, वो था हमारा 99 का चुनाव। लेकिन उसके बाद में भी मैं उसको उठाती रही और मैं केंद्र में मंत्री थी, क्योंकि अशोक जी अनशन पे बैठ गए अयोध्या में 2002 में, जब हदबंदी हुई अयोध्या की। तो उस समय पर मैं खुद अशोक जी के साथ बैठने चली गई, अटल जी की अनुमति लेके गई, बल्कि मैंने उनको कहा कि मैं आपको इस्तीफा दे सकती हूँ कैबिनेट से, अगर आपको लगता है। उन्होंने कहा अरे नहीं, तुम जाओ और तुम कोशिश करो कि अशोक जी भी अनशन तोड़ें और मेरी उनसे फोन पर बात कराओ। तो अशोक जी ने तो नहीं किया, लेकिन रामचंद्र दास परमहंस जी बहुत बड़े मन के संत थे, उनने बात करी और उसका परिणाम आया कि अशोक जी भी मान गए कुछ समय के लिए। और अटल जी ने एक बहुत सिंसियर प्रयास किया था उस समय पे, जो सबको पता है कि राम मंदिर के निर्माण का रास्ता निकला हुआ, चाहे भले ही सरकार गिर जाए, वो स्थिति भी आ गई थी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि राम मंदिर के मुद्दे पे मैं खुल के ही बोली हूँ हमेशा, पार्टी के एजेंडा में रहा हो या ना रहा हो। शराब का मसला भी ऐसा ही है, क्योंकि एक सामाजिक विषय है। तो जब सामाजिक विषय है तो इसमें आपको वो बातें आप बोल सकते हैं जो पार्टी के एजेंडा में नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ उसको कि एक शराब नीति बनानी ही पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को और वामपंथियों को, समाजवादियों को, आप पार्टी को, जिसमें मैं चाहती हूँ मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट बने, मध्य प्रदेश की अगुवाई करे। कई योजनाएं शिवराज जी की हैं, कन्या विवाह योजना, तीर्थ दर्शन योजना, आपने देखा होगा, जिसकी दूसरे राज्यों ने कॉपी करी और ये कहा कि हम भी करेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी शराब नीति का स्वरूप ऐसा हो जाए कि ये मॉडल स्टेट बन जाए कि नियंत्रित शराब नीति, मिनिमम लोग शराब पिए, मिनिमम कठिनाइयाँ नागरिकों को हों, महिलाओं की सुरक्षा दांव पे न लगे, नौजवानों का भविष्य दांव पे न लगे। और मुझे बहुत खुशी है कि शिवराज जी की और मेरी इस पर सहमति हुई, और उसी सहमति के आधार पर मैंने कहा भैया आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगी। तो उन्हें बयान भी दे दिया। बयान देने के बाद उन्होंने बैठक भी कर ली, और बैठक करने के बाद में कुछ दुकानों को नोटिस देने उन्होंने शुरू भी कर दिए। उसमें से एक आध जगह बंद भी हो गई, वो कोर्ट में चले गए। अब हम कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन हम मनोकामना कर सकते हैं कि माननीय कोर्ट भी नौजवानों के भविष्य का ध्यान रखेगा और महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखेगा। तो जो दुकानें बंद हो रही हैं उन पर स्टे नहीं आएगा तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। जैसे ओरछा की दुकान बंद हुई लेकिन स्टे आ गया उसको, तो इसलिए ना आए, इसमें हम न्यायपालिका को मार्गदर्शन करने की हैसियत नहीं रखते। तो मैं इस पर नहीं बोल सकती हूँ, बस मैं मनोकामना कर सकती हूँ, भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ कि हम सब मिलके, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों मिलके इस दिशा में काम करें कि लोगों को नशे से, शराब से कैसे बचाना है। और कोई सरकार का प्रयास होता है तो सब लोग मिलकर के उनका साथ दें। तो इसलिए अब आई 2 अक्टूबर की बात, जब मैंने कहा था मध्य प्रदेश की महिलाएं सड़क पर मार्च करेंगी भोपाल में आकर और डिमांड करेंगी, आदेश देंगी कि आप शराब, हमको शराब से संकट नहीं आना चाहिए। आप हमारे पति को घर में बोतल लेके आने तो फिर हम निपट लेंगे, लेकिन आप पिला के ही भेजोगे तो कैसे होगा? वो पी के ही आएगा तो कैसे होगा? वो तो सबको संकट में डाल के आएगा, खुद को भी संकट में डाल करके आएगा। इसलिए वितरण प्रणाली में इतना दुरुस्त करो उसको कि लोग बाहर पी ही ना पाए, और दुकानें हो घर पे ले जाएं। और जो मैंने आपको पहले कहा उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, आपका समय जाया नहीं करूंगी। आज मेरे को इसकी चिंता नहीं कि आप कितना दिखा पाओगे, आज जरूरी ये थी कि मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती। आज तो मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही हूँ, बहुत जरूरी था कि इस बीच में क्या क्या घट गया है। मेरे को बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि शिवराज जी बोल रहे थे, और ये मैंने ही उनको कहा था कि मैं अभी इस विषय पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे बोलने का मतलब नहीं होगा जब तक कि आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे। तो बेहतर है कि आप ही बोलते रहिए इस पर। इसलिए उन्हें अधिकारियों की बैठक भी करी और ये भी जग जाहिर किया, विज्ञप्ति जारी की कि कहा है कि जिन जिन दुकानों पर महिलाओं ने आपत्ति की उनको बंद करने की तैयारी को, यहाँ तक बात आ गई। और ये विज्ञप्ति में भी आ गई, अधिकारियों की बैठक में भी आ गई, मतलब वर्तमान में ही सुधार करो। और अगली शराब नीति जो 31 मार्च के बाद आएगी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इसमें सब लोगों की परामर्श लेंगे, और मेरा भी नाम उन्होंने लिया कि उनसे भी लेंगे। हमारा परामर्श करने का कोई मेरे को कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है देने का, लेकिन फिर भी कहेंगे। अब तो इतना ज़्यादा कह चुकी हूँ कि मतलब और ज़्यादा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अब 2 अक्टूबर की जो बात थी तो उसमें भी एक अच्छी बात हो गई। शिवराज जी ने कहा कि हम ही कर लेते हैं इस कार्यक्रम को, प्रदेश की महिलाओं को एकत्रित करके और देख लेते हैं स्वरूप क्या हो, प्रदेश की हों कि सीमित महिलाएं आवें और उसमें कुछ बातें तय हो जावें और सरकार की तरफ से महिलाओं को कुछ कमिटमेंट दिए जाएं और इसके साथ ही साथ ये भी कहा जाए कि कुछ सुधार हम अभी करके दिखाई देते हैं और साथ में ये भी कहा जाए कि नशे के खिलाफ और शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान चले। तो उस अभियान का आगाज भी उस दिन हो सकता है।